हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बड़ी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इसी कड़ी में आज की इस वीडियो लेक्चर में हम वडोदरा का एक नामी गिनामी सैनिक स्कूल के प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप इस पेपर को खुद भी सॉल्व कीजिए और अपने दूसरे 12th वाले दोस्तों को भी सॉल्व करने के लिए भेज दीजिए, तो इससे इनको भी बहुत फायदा होगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। नेम द डिवाइस टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। अब जैसे आप जानते हैं किसी बॉडी पर चार्ज हमें ढूंढना होता है तो माइक्रोस्कोप काम नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो किसी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। टेलीस्कोप दूर की चीज को नजदीक लाके दिखाता है। प्रिज्म लाइट को 7 रंगों में डिवाइड करता है। तो फिर एक ही डिवाइस हो गया इलेक्ट्रोस्कोप। और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पुराने ज़माने में इस इंस्ट्रूमेंट को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता था। ये सोने के पत्तों से बना होता था, इसलिए इसका नाम होता था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अ चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ईज। अब डेफिनेटली यहां पर हम लोग Q लिख सकते हैं N × E, यानी कि N जो है वो नंबर ऑफ चार्जेस की बात हो रही है, दैट इज 6 × 10⁻18। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर हम दोस्तों लेंगे -1.6 × 10⁻19। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की गई है इसीलिए यहां पर चार्ज हमें नेगेटिव लेना होगा। अब जैसे आप जानते हैं कि 6 और 16 ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 9.6 एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यू एंड इनटू 10⁻⁻⁻1, यानी कि इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले लें तो 10 × 10⁻⁻1 यानी करीब करीब ये हो जाएगा -1 कूलम। तो ए ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट गिना जाएगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कूलम फॉर्मूला में जैसे हम लोग जानते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आता है और कूलम की फॉर्मूला होती है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहां हमें ε0 की डायमेंशनल फॉर्मूला ढूंढनी है। तो हम ε0 को अगर सब्जेक्ट बना ले तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πf Q1 Q2/r²। अब जैसे हम जानते हैं कि इन सब की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जैसे हमें ε0 की डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन बाकी सब चीज़ों की पता है, तो इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे 1/4π का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी m1 l1 एंड t-2। और चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला बनती है t1 a1। और इसी तरह से दूसरे चार्ज के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा t1 a1। और जैसे डिस्टेंस है इसी के लिए हम लोग लिखेंगे l1 एंड होल रेज़ टू 2। तो जब इन सब को मिला लिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ एंड a⁻²। तो ये सारे ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस एज शो इन द फिगर। अब यहां एक क्लोज सरफेस है तो इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम गाउशियन लॉ से ढूंढ सकते हैं, जिसकी फॉर्मूला है σQ/ε0। अब गाउशियन लूप के अंदर अगर देखा जाए तो एक +Q और एक -Q चार्ज है। तो लूप के अंदर जो चार्ज है हमें उसी से लेना देना है, बाहर कितना भी चार्ज हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो नेट सम ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड इन अ लूप इज 0, दैट्स व्हाई आंसर इज 0/ε0 और ओवरऑल इज 0। बी इज अ करेक्ट आंसर हियर। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन अ स्ट्रेट वायर ऑफ अ लेंथ L is given by λx equal to λ0 x⁻³ The total charge on wire will be. So total charge on a wire can be written as integration of dq
which can further be written as integration of lambda 0 times x raised to 3 and dx. अब यहां पर हमारे इंटीग्रेशन का जो रेंज होगा वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा 0 से L तक का। तो अगर इसी इंटीग्रेशन को हम आगे बढ़ाएं तो लैम्बडा 0 कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा और x रेज़ टू 3 की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा x रेज़ टू 4/4 with a range of 0 to L. So this is going to be lambda 0/4 times L raised to 4 minus 0 raised to 4. Or else overall we can write it as lambda 0 times L raised to 4 divided by 4. C is the correct answer among all. Electric field a distance r from infinitely long conducting sheet is proportional to. तो किसी भी प्लेन शीट चार्ज शीट के अंदर से बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 को फॉलो करती है। अब इस इक्वेशन में कहीं पर भी डिस्टेंस आता ही नहीं है। अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल कांस्टेंट, यानी कि आर पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सबसे सही गिना जाएगा। In NaCl type crystal, distance between Na plus and Cl minus ion is 2 angstrom. What will be the potential to this dipole at a distance of 4 angstrom on the axis of dipole? So, electric potential on the axis of dipole follows formula Kp cos theta divided by r square, where due to same axis cos थीटा की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर द सेम एक्सिस। अब सवाल ये उठता है कि P के लिए हम क्या वैल्यू लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 2a टाइम्स Q, ये हमारे P का वैल्यू होगा और ये r स्क्वायर एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। सो K के लिए वैल्यू लेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ 2a यानी कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है जो हम लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻10 जो दिया गया है 2 एंगस्ट्रॉम, और चार्ज का जो वैल्यू है वो हम लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 टाइम्स cos 0 इज 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जो कि दो चार्जेस से डिस्टेंस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया गया है जिसका वैल्यू है 4 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻20। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आंसर आता है 1.8 वोल्ट। ए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। The torque acting on electric dipole of a dipole moment P placed in a uniform electric field is. तो किसी भी डाइपोल मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E. B इज अ करेक्ट आंसर। द वेलोसिटी of electron accelerated by potential difference of 1 volt is blank meter per second. So जैसे हम जानते हैं कि change in a kinetic energy that is equal to work done. अब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है इसे हम लिखेंगे 1/2 mv स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से -12 m टाइम्स 0 स्क्वायर हम लिखेंगे ही नहीं। वर्क डन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें तो इसे Q इंटू V लिखा जाता है, और यहाँ जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए हम Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेंगे, और ये जो V है वो वोल्टेज को एक्सप्रेस करता है। अब हमारा लक्ष्य वेलोसिटी फाइंड करना है तो V स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा Q टाइम्स V डिवाइडेड बाय M, और जो डिवीजन में 2 लेफ्ट साइड पे है वो राइट में आके मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा। तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 टाइम्स वोल्टेज की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31।
अब दोस्तों 2 टाइम्स 1.6 यानी ये करीब हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 9.1, तो ये जो वैल्यू है वो करीब करीब 0.36 के आसपास पहुंचती है, एंड इंटू 10 टू द पावर 12 बन जाएगा v स्क्वायर का वैल्यू। अगर हम स्क्वायर रूट ले तो v का वैल्यू बनता है 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6, या फिर v इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड लिया जा सकता है। इन सब में डी ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट है। 10 capacitors, each of capacity 10 microfarad are joined in series. Find the equivalent capacitance. अगर सारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो नेट कैपेसिटेंस की फॉर्मूला हो जाती है C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। Each capacitor is having capacitance of 10 microfarad and divided by 10 number of capacitors. तो यहां पर ये 10 और 10 कट हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ यानी हो जाएगा 1 माइक्रोफराड। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। A capacitor is charged with a battery and energy stored is U. After disconnecting the battery, the another identical uncharged capacitor is connected in parallel with it. The energy stored in each capacitor is. तो किसी कैपेसिटर को जब किसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो ये सोर्स से एनर्जी गेन करके कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें स्टोर कर लेता है। अब इस केस में मान के चलिए कि इस कैपेसिटर में जो भी एनर्जी स्टोर हुआ है, इस एनर्जी को हम लोग U कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर इनिशियल स्टेज में हम कह सकते हैं U स्टोर्ड इज Q² बाई 2C। मगर जैसे ही हम किसी चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करें तो क्या होगा? अगर ये आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो इसका मतलब ये अपना आधा चार्ज दूसरे कैपेसिटर को ट्रांसफर कर लेगा, और ऐसी सिचुएशन में अनचार्ज कैपेसिटर का जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा U डैश, दैट इज इक्वल टू न्यू चार्ज ऑन इट, दैट इज Q डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C, या फिर Q डैश यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा Q/2 एंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, या फिर इसे हम लिख सकते हैं Q² बाई 2C इंटू 1/4, या फिर इसे लिखा जा सकता है U/4, यानी कि दूसरे कैपेसिटर में केवल 1/4 ऑफ एनर्जी ही पहुंच पाएगी। खुद पहले कैपेसिटर पे 1/4 ऑफ एनर्जी रहेगी, एंड U/T एनर्जी जो है वो एनर्जी हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगी। The length of conducting wire is increased by 2% by stretching it. The change in the resistance of wire will be. किसी भी वायर में इसका वॉल्यूम एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज करें तो खुद ब खुद एरिया डिक्रीज होगा, और अगर हम एरिया को डिक्रीज करें तो खुद ब खुद लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सीधे रिलेशन में है, एक तरह से बोल सकते हैं कि एरिया और लेंथ जो है इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर फॉलोज फॉर्मूला रो L/A। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो हम इक्वेशन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को L से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से डिवीजन में हमारे पास एरिया टाइम्स लेंथ हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं रो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V टाइम्स लेंथ स्क्वायर। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है और मटेरियल भी चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, या तो फिर हम लिख सकते हैं चेंज इन अ रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स चेंज इन अ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हमारी लेंथ में 2% चेंज हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स 2%। सो ओवरऑल चेंज इन अ लेंथ वी कैन राइट इट एज 4%. D is a correct answer here.
If a resistance R is melted and recasted to half of its length, then the new resistance of the wire will be. Resistance R is equal to rho L by A. यहां अगर हम फिर से L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा रो टाइम्स L इंटू L डिवाइडेड बाय A टाइम्स L, और एल्स वी कैन राइट इट एज रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम B. यहां हम कुछ भी करके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लेंथ को बदल रहे हैं. तो अगर हमारा लेंथ आधा होगा तो क्या असर होगा? जैसे ही लेंथ आधा होगा हमारा, तो डेफिनेटली इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. जैसे वॉल्यूम तो अभी भी सेम है, लेकिन अगर लेंथ आधा हो रहा है तो एरिया जो है वो बदल जाएगा. अब वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया, दैट इज इक्वल टू लेंथ बाई 2 टाइम्स ए डैश. तो हम कह सकते हैं कि एरिया जो है वायर का वो डबल हो जाएगा. अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा? सो आर डैश इज इक्वल टू रो, we can write it as L dash divided by A dash. So as you know, rho L dash is half of the length, that is L by 2, and area that can be written as 2A, यानी कुल मिला के हम लिख सकते हैं R dash is equal to R divided by 4. तो यहां रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस के वैल्यू में. A is a correct answer. For the given circuit, VA minus VB is equal to what? अब दोस्तों अगर हम सर्किट को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ 2.5 एंड 3.5 है और नीचे की तरफ 3.5 एंड 2.5 है. अगर इन दोनों का अगर हम सम करें तो कुल मिला के ऊपर 6 ओम्स रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ भी 6 ओम्स रेजिस्टेंस है. यानी कि जो भी करंट यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा. तो ऊपर वाले ब्रांच में 1 एम्पियर करंट पास होगा और नीचे वाली ब्रांच से भी 1 एम्पियर करंट पास होगा. अब जैसे ही हमें पता चल गया कि 1 एम्पियर करंट पास होने वाला है तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं. जैसे पोटेंशियल एट ए कैन बी रिटन एज VA. अब करंट यहां से दूर जा रही है इसलिए हम लोग लिखेंगे -I दैट इज 1 टाइम्स R दैट इज 3.5. अब जब हम पॉइंट C की तरफ देखते हैं, यानी कि हमारा जर्नी C से अगर B की तरफ जा रहा है तो यहां करंट सामने से आ रही है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 2.5. एंड नाउ वी आर एट द डेस्टिनी दैट इज एट पॉइंट B, सो वी विल राइट इट एज इक्वल टू VB. अब देखा जाए तो ये बन जाएगा VA माइनस 3.5 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू VB. या फिर हम लिख सकते हैं VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट. तो B सबसे सही जवाब यहां पर गिना जाएगा. लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू वॉट? जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि लॉरेंट्ज फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स होगा F इज इक्वल टू Q इंटू E और मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स होगा Q टाइम्स V क्रॉस B. अगर इन दोनों में से अगर हम Q को कॉमन निकाल ले तो हमारा आंसर हो जाएगा Q टाइम्स E प्लस V क्रॉस B. A is a correct answer. A proton, a deuteron and an alpha particle having same kinetic energy enters a region of a uniform magnetic field moving at a right angle to the magnetic field B. What is the ratio of radii of the circular path? अब प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा पार्टिकल यानी कि तीनों तरह के चार्ज पार्टिकल एक ही जैसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो तीनों का डेविएशन होगा. पहले हम इसके साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को k के साथ कंपेयर करते हैं. अगर हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा m²v² बाई 2m दैट इज इक्वल टू k. और m इंटू v को अगर हम मोमेंटम ले ले तो दिस कैन बी रिटन एज p² बाई 2m दैट इज इक्वल टू k, और एल्स p² दैट इज इक्वल टू 2mk और p
कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ m इंटू के। अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ी तो मोमेंटम p को अंडर रूट ऑफ m इंटू के से मैं रिप्लेस कर सकता हूं। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले फोर्स के इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज mv²/r दैट इज इक्वल टू q टाइम्स v इंटू b। इन दोनों इक्वेशन में से अगर वेलोसिटी की वैल्यू को कट करें तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाता है मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम p, डिवीजन में रह जाता है रेडियस r। तो p/r दैट इज इक्वल टू q इंटू b। अब p की वैल्यू हम यहां से उठा सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2mk, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2mk/r दैट इज इक्वल टू qb। और एल्स अगर हम r को सब्जेक्ट बना ले तो r कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2mk डिवाइडेड बाय qb। अब पूरे कैलकुलेशन के अंदर हमें पहले ही बताया गया है कि वैल्यू ऑफ k इज अ कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ b इज अ कांस्टेंट एंड 2 इज अ नंबर दैट इज कांस्टेंट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ पार्टिकल। अगर हम तीनों के रेडियस का रेशियो ले ले, दैट इज रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, it is nothing but it is the ratio of mass of proton to the charge of proton, mass of deuteron to the charge of deuteron and mass of alpha particle to the charge of alpha particle। प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन ये दोनों के मास एक दूसरे से दुगने हैं, इसीलिए यहाँ अंडर रूट ऑफ m और अंडर रूट ऑफ 2m लिया गया है, जबकि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है, इसीलिए अंडर रूट ऑफ 4m लिया गया है। प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन का चार्ज सेम है, इसीलिए यहाँ q और q लिया गया है, जबकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन चार्ज होता है। इस वजह से जब हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आंसर आता है 1:√2:1, यानी कि ये सारे कैलकुलेशन में हमारे पास दिए गए ऑप्शन में डी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। An arc of a circle with a radius of r subtend angle 3π/2 radian at the center. It carries a current I. The magnetic field at the center will be, यहां पर ये 3π है, ओके, ऐसा कंसिडर करना है। अब जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई आर्क है तो आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्मूला फॉलो करेगा, B इज इक्वल टू μ0 I टाइम्स थीटा डिवाइडेड बाय 4πr। थीटा यहां पर एनक्लोज लूप से कवर एरिया को लेना होगा, ना कि एक्सटीरियर एरिया। तो एनक्लोज लूप जो एरिया कवर कर रहा है वो है 3π/2, यानी कुल मिला के हमारा वैल्यू बनेगा B इज इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बाय 4πr टाइम्स 3π/2। अगर देखा जाए तो यहां से पाई और पाई कट हो जाएगा और ओवरऑल आंसर जो बच जाता है वो होगा 3 टाइम्स μ0 I डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स r, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। Which of the following has maximum resistance? अब गैल्वेनोमीटर में खुद का रेजिस्टेंस होता ही है। एमीटर की बात करें तो वो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। और अगर आइडियल एमीटर में बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज ऑलवेज 0। सिमिलरली मिली एमीटर में भी यही बात लागू होगी, तो रेजिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर इज ऑल्सो आइडियली वी कंसिडर इट एज 0, जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इंफिनिटी होता है आइडियल वोल्ट मीटर का। तो यहां हमारा जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो कंसीडर किया जाएगा वोल्ट मीटर, सी। What will be the value of horizontal component of earth magnetic field at a magnetic equator? तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि अर्थ खुद एक बहुत ही बड़ा सा मैग्नेट है और इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ अर्थ का नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, जबकि अर्थ मैग्नेट का वही साउथ और नॉर्थ पोल होता है।
अब यहां जैसे हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, और अगर हम अर्थ के इक्वेटर पर यहां कहीं है तो यहां हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल जमीन से पैरेलल होती है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज्यादा वैल्यू देखने को मिलती है, यानी इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ मैग्नेटिक इक्वेटर इज मैक्सिमम। A bar magnet of length L and magnetic dipole moment capital M is bent in form of arc as shown in the figure. The new magnetic dipole moment will be। अब इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट M को हम पोल स्ट्रेंथ टाइम्स लेंथ ऑफ मैग्नेट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इसे बेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बेंड किया हुआ हिस्सा कुछ ना कुछ रेडियस के साथ, सेंटर के साथ कनेक्टेड है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि ये जो दो एक्सट्रीम एंड होंगे इसके बीच का डिस्टेंस भी खुद ब खुद आर रेडियस जितना हो जाएगा, बिकॉज वो सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें संकेत देता है। अब जैसे हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि यहां हमें अगर लेंथ ढूंढनी है तो हम लोग लिखेंगे थीटा टाइम्स रेडियस आर, या फिर हम थीटा को पाई बाई 3 टाइम्स आर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर हमें आर ही चाहिए तो आर को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स एल डिवाइडेड बाई पाई। अब जो हमें नया मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना है वो हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स है आर, या फिर हम लिख सकते हैं 3m l बाई पाई, या फिर हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स कैपिटल M बाई पाई, यानी यहां बी ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट कंसीडर किया जाएगा। मैग्नेटाइजेशन ऑफ वैक्यूम इज, अब वैक्यूम को मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कोई मटेरियल मीडियम ही नहीं है, तो इसका मैग्नेटाइजेशन 0 कंसीडर करना पड़ेगा। The magnetic flux linked with the coil in the Weber is given by equation phi t is equal to 3t square plus 4t plus 9. The induced EMF in a coil in t is equal to 2 seconds is. So according to Faraday law, EMF induced in a coil is equal to rate of change of magnetic flux with respect to time. यानी कि अगर हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकाल लें जो है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, और उसमें हम t की वैल्यू रख दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 3 टाइम्स t स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस 4 टाइम्स t, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। कुल मिला के ये हो जाएगा 60 प्लस 4। और अगर यहां पर हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे EMF का वैल्यू हो जाएगा 6 टाइम्स 2 प्लस 4, दैट इज 12 प्लस 4, यानी कि 16 वोल्ट। सो D is a correct answer here. An electron moves on a straight line path xy as shown. ABCD is a coil adjacent to the path of electron. What will be the direction of current if induced in the coil? तो जैसे करंट पास हो रहा है तो यहां इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल ABCD के डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा धीरे धीरे इस कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होने लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस वीक मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए करंट को अपनी डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो पूरी घटना होगी वो इलेक्ट्रॉन के पास होने के बाद होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पाथ द कॉइल, गो पास द कॉइल। सो B is a correct answer here. If instantaneous value of a current is given by 4 cos 10t plus phi A, then the RMS value of a current is, यहां then the
ARMS नहीं, केवल RMS वैल्यू ऑफ करंट होना चाहिए। अब अगर हमें RMS वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं और लिखते हैं I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो आई मैक्सिमम का वैल्यू जो है वो बन जाएगा 4 एम्पियर, और अगर हमें चाहिए आई RMS तो इसका वैल्यू होता है आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2, यानी कि ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2√2 एम्पियर। B is a correct answer among all answer. Two inductors L1 and L2 are connected in a parallel. कुछ इस तरह से दो इंडक्टर को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है। The effective inductances, जब इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो इफेक्टिव इंडक्टेंस 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 फॉर्मूला को फॉलो करता है, यानी कि 1/L इज इक्वल टू L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाय L1 इंटू L2, और एल्स L कैन बी रिटन एज L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2. A is a correct answer here. जगदीश चंद्र बोस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ पिच रेंज। कुछ बुक्स में जगदीश चंद्र बोस की जगह पे जेसी बोस भी लिखा होता है। अब याद रखिए, यहाँ जेसी बोस जो है वो पहले आदमी थे जिन्होंने लेबोरेटरी में किसी फिक्स वैल्यू ऑफ वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके बताया था, और ये जो फिक्स वैल्यू है वो है 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर। 1/√μ0ε0 is equivalent to what? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये आप सभी जानते हैं कि ये वैल्यू है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू के इक्विवेलेंट है। A ray is incident at an angle of 38 degree on the mirror. The angle between normal and reflected ray is, ये बड़ा सिंपल है, 38 डिग्री प्लस x that must be equal to 90 degree. So definitely x can be written as 90 minus 38 degree. तो ये आपका आंसर बन जाएगा 52 डिग्री। A is a correct answer. The refractive index of diamond is and the critical angle is, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 और इसका क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री एंड 24 मिनट है। B is a correct answer. Refractive index of a water is 4/3. Then what is speed of light in a water? Refractive index n can be written as C divided by V, or else V can be written as C divided by n. C is 3 into 10 raised to 8, where n is equal to 4/3. So this can be written as 9/4 into 10 to the power 8, or else this can be written as 2.25 into 10 raised to 8 meter per second. B is a correct answer here. The ratio of amplitude of two waves is 3/5. Then the ratio of maximum and minimum intensities is, so intensity is directly proportional to square of amplitude. अब यहां पर रेशियो ऑफ A1/A2 हमें दिया गया है और जो वैल्यू बनता है 3/5, वी कैन राइट इट एज A2 प्लस A1 डिवाइडेड बाय A2 माइनस A1, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, और एल्स A2 प्लस A1 डिवाइडेड बाय A2 माइनस A1, दैट कैन बी रिटन एज 8/2, और एल्स दैट कैन बी रिटन एज 4/1। अब जैसे हम जानते हैं मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के एडिशन से आती है, सो दिस कैन बी रिटन एज A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के सब्ट्रैक्शन की वजह से आएगी, सो A1 माइनस A2 एन होल स्क्वायर। तो इस वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, ये जो रेशियो है
ये रेशियो 4:1 के स्क्वायर के बराबर होगा और इसका आंसर हो जाएगा 16:1. So C is a correct answer among all. Which of the following metal shows photoelectric effect by emitting visible light? तो यहां विजिबल लाइट में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पोटेशियम दिखाता है. If the intensity of radiation incident on a metal is double and its frequency is half, the number of electrons emitted is. तो यहां इंटेंसिटी और एमिशन का सीधा रिलेशन है अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबाव है. तो यहां पर अगर इंटेंसिटी अगर आप डबल करेंगे तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन एमिशन भी डबल हो जाएगा. तो ए इज अ करेक्ट आंसर हियर. Which of the following formula shows relation between wave and particle nature of the matter? According to de Broglie, lambda is equal to h divided by p or lambda is equal to h divided by m into v shows the relation between wave and particle nature. For a particle have de Broglie wavelength of 1 meter, what should be the momentum of the particle? So, you know, according to de Broglie equation, wavelength lambda can be written as h divided by p or else p can be written as h divided by lambda. So, p can be written as h, which is 6.625 into 10 raised to minus 34 divided by lambda, which is equal to 1. तो यहाँ 10 raised to 34 वाला एक ही ऑप्शन है A. So A is a correct answer. In Rutherford scattering of alpha particle, if impact parameter is 0, the angle of scattering is. जब impact parameter 0 होगा तो angle of scattering 180 degree होगा. In Geiger and Marsden experiment, thickness of gold foil is blank meter. Thickness of gold foil 2.1 into 10 raised to minus 7 मीटर के ऑर्डर का लिया गया था गाइगर और मार्सडन के एक्सपेरिमेंट के अंदर. The ratio of area of first excited state and the ground state level of electron for the hydrogen atom is. अब हाइड्रोजन एटम में एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस पे डिपेंड करेगा और रेडियस जो है वो स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है. यानी कि एरिया वो क्वांटम नंबर के 4th पावर पे डिपेंड करता है. अगर हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का कंपैरिजन करें, सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n इज इक्वल टू 2. तो यहां हमें 2⁴ डिवाइडेड बाय 1⁴ लेना होगा. अब जैसे आप जानते हैं 2⁴ बनता है 16, 1⁴ बनता है 1. सो करेक्ट आंसर इज 16:1. The de Broglie wavelength of electron orbiting in n is equal to 2 state of H atom. Energy of hydrogen atom En is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt. अगर हम सेकेंड स्टेट की बात करें तो n is equal to 2 रखते ही हमें टोटल एनर्जी minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी. अब जैसे आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी का जो भी मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी का होता है. यानी कि K कैन बी रिटन एज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. De Broglie wavelength associated with a moving object with some constant kinetic energy follows formula lambda is equal to h divided by under root of 2mk. ये हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम यहाँ k की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा ओवरऑल आंसर बन जाता है 6.62 एंगस्ट्रॉम, जो ऑप्शन बी दिखाता है. द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 13Al27 इज. अब किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस r इज इक्वल टू r0 a⁻⁴ फॉर्मूला को फॉलो करता है. यहां a 27 है, 27⁻⁴ वैल्यू बनता है 3 टाइम्स r0, यानी कि 3 टाइम्स r0 ये हमारा सही जवाब होगा. बी इज द करेक्ट आंसर अमॉन्ग ऑल आंसर.
The value of the average density of nucleus is blank times the density of water. अब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है 2 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, और अगर डेंसिटी ऑफ वाटर देखा जाए तो वो होता है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। और अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻14। बी इज अ करेक्ट आंसर। अब इस इक्वेशन में हमें बैलेंसिंग करना है। तो अगर आप देखिए कि यूरेनियम के ऊपर अगर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 235 + 1 बनता है। यहाँ हमारे पास अननोन एटॉमिक मास x इमेजिन कर लीजिए, और ये 99 × 4 × 1 ले लीजिए, तो कुल मिला के ये बनेगा 236, दैट इज इक्वल टू x प्लस 99 + 4 दैट इज इक्वल टू 103। तो x का वैल्यू हो जाएगा 236 - 103, जो बनेगा करीब 133, यानी कि ए ऑप्शन इसमें कभी आंसर नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ एटॉमिक मास नंबर को कंपेयर करें तो ये बनेगा 92 + 0 दैट इज इक्वल टू 41 प्लस सम अननोन नंबर y, यानी यहाँ पहले हमें y लेना होगा, प्लस 41 प्लस 0, यानी कि अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो ये बनेगा 92 - 41, जो बनेगा 51। तो जिसका एटॉमिक मास 50, एटॉमिक नंबर 51 और एटॉमिक मास 133 है, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 51sb33 is a correct answer among all answer. If 4 atoms of hydrogen combine to form 2He4 atom, the amount of energy releases. ये एनर्जी किसी भी स्टार में चलने वाले प्रोसेस को एक्सप्रेस करती है, और यहाँ टोटल एनर्जी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट करती है। बी इज अ करेक्ट आंसर अमॉन्ग ऑल। द रीजन फॉर एनर्जी फ्रॉम द सन इज, सन के अंदर एनर्जी जो भी होती है वो हाइड्रोजन एटम के फ्यूज होने की वजह से होती है। तो यहाँ हम कहेंगे कि इट इज अ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। सी इज अ करेक्ट आंसर अमॉन्ग ऑल ऑप्शन। बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड इज, सिलिकॉन डायोड में बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम डायोड में बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है। सो बी इज अ करेक्ट आंसर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब पी टाइप इसीलिए दिया गया है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो मेजोरिटी में है, यानी कि नंबर ऑफ होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ इस बात को ऑप्शन सी इंडिकेट कर रहा है। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। दीज आर characterized by the valence and conduction band separated by the energy band gap respectively equal to EgC, EgSi, EgGe. Which of the following statement is true? अब किसकी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में सबसे ज्यादा गैप होगी? तो डेफिनेटली कार्बन में ये गैप सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद ये सिलिकॉन, और उसके बाद ये जर्मेनियम में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ सबकी गैप सेम होगी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन की गैप सबसे ज्यादा होगी, ये बात सच है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कार्बन की गैप सबसे ज्यादा है? तो ये ऑप्शन सी दिखा रहा है कि जिसमें कार्बन की गैप बाकी सबसे कंपैरेटिवली ज्यादा है, और ये ऑर्डर एग्जैक्टली सेट किया हुआ है, कार्बन देन सिलिकॉन एंड देन जर्मेनियम। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। इन सेमीकंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर, ए द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज partially filled। ये आंसर हो सकता है। The valence band is completely filled and conduction band is partially filled। ये आंसर नहीं हो सकता। The valence band is completely filled, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। Conduction band is completely empty, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन ए सबसे अप्रोप्रिएट कंसीडर किया जाएगा। Blank is used in the filter circuit। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। जो आउटपुट में आए जो भी डीसी है
उसके अंदर अभी भी कुछ AC कंपोनेंट होते हैं जिसे रिमूव करने का काम करता है. So capacitor is used in a filter circuit. A is a correct answer. The frequency of electromagnetic wave nu is equal to 50 megahertz. The wave vector is. अब wave vector क्या होता है? That can be written as k which is equal to 2 pi by lambda. अब electromagnetic wave में हम lambda को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? So as you know, lambda times frequency is the speed of light. So lambda can be written as c divided by nu. अब यहां पर हम सारे वैल्यूज पुट आउट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 50 मेगाहर्ट्ज की जगह पे 10⁶ एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸. ये सारे वैल्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लैंड करते हैं वैल्यू पर 1.05 रेडियन पर मीटर. A is a correct answer among all answers. तो दोस्तों यहां पर हमारे 50 क्वेश्चंस जेनिथ स्कूल के प्रीलिम एग्जाम के खत्म होते हैं. अगले कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ इसी स्कूल के कुछ मॉक टेस्ट के पेपर के सॉल्यूशंस भी डिस्कस करूंगा. चलिए तब तक अपनी पढ़ाई में ध्यान रखिएगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.